नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कल्याण सिंह ये वो नाम है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाए जाने के लिए अपनी सत्ता तक त्याग दी थी। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दी गई थी, उस वक्त कल्याण सिंह ही यूपी के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा भी दिया था कि वो मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन जब मस्जिद ढहाई गई तो कल्याण सिंह को इसके लिए जिम्मेदार माना गया, जिसके बाद उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को ही मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। राम मंदिर के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान कर देने का माद्दा रखने वाले कल्याण सिंह आज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका हालचाल लेने के लिए बीजेपी नेताओं का तांता लगा हुआ है। अभी कुछ ही दिनों पहले देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने अस्पताल जाकर कल्याण सिंह का हालचाल जाना। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता भी गुरुवार को कल्याण सिंह का हालचाल लेने अस्पताल पहुंच गए। अपने सामने संगठन के एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं को देखकर कल्याण सिंह भी बेहद खुश नजर आए और उन्होंने अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को भी याद किया, जिसके बारे में सुनकर खुद पीएम मोदी भी भावुक हो गए। उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में कहा, देश भर में अनगिनत लोग कल्याण सिंह जी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कल जेपी नड्डा जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जी और बाकी लोगों ने उनसे अस्पताल में मुलाकात की। मैंने अभी उनके पोते से बात की और कल्याण सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने बताया, मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि जेपी नड्डा जी के साथ बातचीत में कल्याण जी ने मुझे याद किया। कल्याण जी के साथ बातचीत की मेरी भी कई यादें हैं, उनमें से कई यादें दोबारा ताजा हो गई। पीएम मोदी लगातार कल्याण सिंह के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट्स ले रही हैं। उन्हीं के कहने पर जेपी नड्डा भी दिल्ली से सीधे लखनऊ पहुंच गए उनका हालचाल जानने। अस्पताल में कल्याण सिंह से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने बताया, हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय कल्याण सिंह जी को उनके स्वास्थ्य यहाँ SGPGI में वो कर रहे हैं, तो उनको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी इच्छा थी कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करें। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे, तो हम आज दिल्ली से आए इस कार्यक्रम के लिए। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी भी उनको देखने के लिए आए और साथ में योगी जी और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी और सभी मंत्रीगण थे। यहाँ उनके साथ मुलाकात में ध्यान में ऐसा आया कि उनकी तबीयत में वो स्टेबल हैं और सुधार तीव्र गति से हो रहा है। कल जो उनकी तबीयत थी उससे आज काफ़ी बेहतर थे और डॉक्टर्स के साथ जैसी बातचीत हुई तो ध्यान में आया कि वो मेडिसिन्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हम सबको विश्वास है कि वो जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। ईश्वर से हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द उनका स्वस्थ लाभ हो और वो फिर से सामाजिक जीवन में और उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहे। SGPGI के ICU में 4 जुलाई से भर्ती कल्याण सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के बाद
जो तस्वीरें मीडिया के सामने आई हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में कल्याण सिंह का क्या कद है। इसी तस्वीर को शेयर करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा, यही संगठन की शक्ति है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी और संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी से अस्पताल में मुलाकात की और जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। राम मंदिर आंदोलन के अहम किरदारों में से एक कल्याण सिंह की आज भी इच्छा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाए। उन्होंने कुछ ही दिनों पहले ये इच्छा जताई थी कि मेरी इच्छा है कि मेरे जीवन काल में ही भव्य राम का मंदिर बन जाए। राम मंदिर का निर्माण कार्य भी फिलहाल जारी है। आपको बता दें, 1967 में सियासी पारी की शुरुआत करने वाले कल्याण सिंह इसी साल यूपी विधानसभा में विधायक बने और लगातार 1980 तक विधायक रहे और 1991 में शानदार जीत के बाद उन्हें यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वो हमेशा सुर्खियों में रहे। इस घटना के वक्त वो यूपी के सीएम थे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और एक समय ऐसा भी आया था जब साल 2009 में वो सपा में शामिल हो गए। हालांकि कुछ समय बाद उनकी दोबारा से बीजेपी में वापसी हुई और साल 2014 के आम चुनाव में उन्होंने मोदी को जिताने के लिए जमकर मेहनत की। राजधानी लखनऊ में मोदी के लिए हुई विजय शंखनाद रैली के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। एक हैं केजरीवाल, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। एमपी एक भी नहीं है, एमपी एक भी नहीं है, लेकिन सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का। मुंगेरी लाल का सपना, हसीन सपना। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी प्रधानमंत्री का, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। सीट है कुल उत्तर प्रदेश में 8 आने वाली है और 8 पर वो समझते हैं कि पीएम बन जाएंगे। एक बसपा के नेता हैं, वो भी प्रधानमंत्री का सपना देख रही हैं। उत्तर प्रदेश में सीटें आ रही हैं उनकी 9, वो भी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। लेकिन जनता ने तो स्वीकार कर लिया है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक लौह पुरुष, दूरदर्शी, विकास पुरुष, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला शेर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहती है। मित्रों, 80 दिन बाकी हैं। इन 80 दिन के बाद देश के भाग्य का फैसला हो जाएगा और फैसला कोई नेता नहीं करेगा। देश की मालिक जनता है। लोकतंत्र में देश की असली मालिक जनता होती है। देश की मालिक ये जनता देश के भाग्य का फैसला करेगी। केवल 80 दिन का समय बाकी रह गया है। देश को तय करना है कि राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, राष्ट्रवादी पार्टी चाहिए या तुष्टीकरण करने वाली पार्टी और तुष्टीकरण करने वाली सरकार चाहिए। बाकी की पार्टियां, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, एक वर्ग विशेष का वोट हासिल करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। एक अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्र को सबसे पहले मानती है, राष्ट्रवादी पार्टी है। लड़ाई है राष्ट्रवादी शक्ति में और सांप्रदायिक शक्तियों के बीच में। राष्ट्रवादी पार्टी की प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी और बाकी जितनी पार्टियां हैं सब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाली पार्टियां हैं। फैसला करना है 2 बातों पर कि सहजोर गवर्नमेंट चाहिए या कमजोर गवर्नमेंट चाहिए। अगर सहजोर गवर्नमेंट देनी है देश को
तो भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ये सहजोर सरकार होगी, बाकी तो सब कमजोर सरकारें होंगी। अभी जब मोदी का जो अश्वमेध का घोड़ा है यह छूटा हुआ है, प्रदेश दर प्रदेश दौड़ता चला जा रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके इस अश्वमेध के घोड़े की लगाम भी पकड़ सके। हर एक को लगता है कि कमजोर है, इसलिए चाल चली जा रही है, मोदी रोको, मोदी आया, मोदी रोको। कांग्रेस कहती है मोदी रोको, सपा कहती है मोदी रोको, बसपा कहती है मोदी रोको, कम्युनिस्ट पार्टी भी कहती है मोदी रोको। हो सकता है कि पाकिस्तान भी कहता होगा कि मोदी रोको और शायद अमेरिका भी कहता होगा मोदी रोको, लेकिन मोदी किसी के रुकने वाले नहीं है। ये तो अश्वमेध का घोड़ा है, ये किसी पर डेग रहा है, तो फिर एक और साजिश चली जा रही है। अकेले अकेले नहीं रोक सकते तो इकट्ठे होकर रोको। तो 11-11 पार्टियों का सम्मेलन होता है, नाम दिया जाता है थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा। मैं उस थर्ड फ्रंट को फेल्ड फ्रंट कहता हूं। भानुमति का कुरवा है, एक नेता नहीं है उस फ्रंट का, कोई नीति नहीं है, देश को उठाने की नीयत नहीं है, देश के विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। चुनाव के चुनाव के पहले ऐसे थर्ड फ्रंट बनते और चुनाव आते आते बिखर जाते हैं। तो ये सब मिलकर के भी मोदी जी के रथ को रोक नहीं पाएंगे।